नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा ही होगा कि हमने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का जो संपूर्ण सिलेबस है उनको हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आपने उनको देखा ही होगा और अपने पढ़ाई को जो क्रिटेरिया है उनको आपने समझा भी होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज के जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये केमिस्ट्री का पहला क्लास है। तो आज से हमारा क्लास डेली चलेगा और हर दिन आपको एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कोई दिन ऐसा व्यस्त अगर हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक हफ्ता में कम से कम 4 या 5 वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगा। और डेली आप करते जाएंगे, हम आपको मोटिवेट करने का बस काम करेंगे इसके माध्यम से कि आपके दिमाग में हम हर दिन डालेंगे कि आपको कुछ न कुछ पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर दिन बताते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा। और ये सारा चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना है ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। राइट ना। चलिए देखिएगा, अगर आप चैनल में नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। अगर फ्रेंड चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलिएगा। बिल्कुल लाइक कमेंट कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो केवल शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं जो NAP 2020 रूल के अकॉर्डिंग है, उन सभी के सिलेबस एक जैसा है। तो कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। 1 महीना तो मान के चलिए समय लगेगा ही लगेगा। तो रिजल्ट का वेट मत करिए। आपको फेल हो जाएंगे ऐसा तो कोई चांसेस है ही नहीं। फेल भी अगर हो भी जाते हैं एक का पेपर में, अगर आप पास हुए हैं, बाकी में अगर आप 80 भी हो जाते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर जब जाएंगे आपको कोई सप्ली नहीं दिलाना रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको सप्ली दिलाना रहेगा, मतलब 80 दिलाना रहेगा। ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहला सेमेस्टर में कोई भी पेपर अच्छे से नहीं दिया है और अगर आपने दिया ही नहीं है पेपर, परीक्षा फॉर्म डालने के बाद आपने पेपर नहीं दिलाया है, वो बच्चा भी सेकंड सेमेस्टर में जा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। काफी अच्छा है। देखिए पहला यूनिट है और पहला हमारे पास चैप्टर देखने के लिए आपको मिलेगा। इसका नाम देख पा रहे हैं आप, अम्ल क्षार एवं विलायक तंत्र क्या होते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्वेंट का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, हम समझेंगे टॉपिक वाइज। हर यहाँ पर जो चैप्टर मिलेगा उनमें 4-5 टॉपिक ऐसे करके कंप्लीट होते जाएगा। ऐसा भी नहीं कि मैं 5 मिनट 4 मिनट के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो रहेगा, इतना तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छोटा छोटा वीडियो देखने से अच्छा है कम से कम 15 मिनट 10 मिनट में वो सारा चीज कवर हो जाए। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इतना चीज तो आपको आ जाता ही होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, इनमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अर्हीनियस का सिद्धांत है, ब्राफ्टेड लॉरी का सिद्धांत है, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत है, और क्षारकों की जो आपेक्षिक प्रबलता है उनको देखेंगे, और लक्ष्य का फ्लड धारणा क्या है, विलायक जो तंत्र होते हैं वो क्या है, अम्ल क्षार की लुईस धारणा क्या होते हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में नजर डालते हैं, देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या है। रासायनिक पदार्थों का भी अपना स्वाद होता है, सही बात है। कोई ना कोई उनका स्वाद तो होगा ही। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के नवरस माने गए हैं। यहाँ पर हम उनमें से दो रसों का बात करेंगे, विचार करेंगे। एक का नाम है अम्ल और एक का नाम है क्षार। इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिक ने समय के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, उसी को हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा है देखते हैं। 1680 का बात है, उन्होंने कहा कि पदार्थों का अध्ययन करते समय यह पाया कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, चूने के पत्थर या संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उनको, है ना, को घोलने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल है ना। कुछ रंजक को जैसे कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, मतलब वो क्या होते हैं आप जानते हैं, एक फार्मूला है ना। एक आप नाम लिखिएगा, अनिल, अनिल, अनिल। ठीक है, अनिल, ये अ है और नी है और ये आपका ला है। ठीक है, ये अनिल है। ये आपको ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है, कैसा ट्रिक है। अ का मतलब होता है अम्ल होता है, नी फॉर नीला होता है, ला फॉर लाल होता है। अम्ल वो होगा जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्लियर हो।
और क्षार वो होगा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अम्ल का परिभाषा हम लोग लिटमस पेपर के बेस पर कैसे दे सकते हैं। और देखते हैं कुछ और इनके बारे में बोले गए हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, यह हाइड्रोक्साइड को विलय करते हुए उनमें या उन्हें लवण में परिवर्तित कर देता है ना। जो गंधक को उनके विलयन में क्या कर देते हैं, पीपीटी में अवक्षेप कर देते हैं, मतलब अवक्षेपित कर देते हैं, ये चीज है। और इन पदार्थों का स्वाद क्या होता था, खट्टा होता था, अतः इन्हें बायल ने अम्ल कहा। यह भी कहा कि उपर्युक्त गुण रखने वाले पदार्थ क्या होंगे, अम्ल होंगे। ये तो उनके बैकग्राउंड का पार्ट है स्टार्टिंग में। अब यही बातें है ना, ये राहुल भाई साहब क्या कह रहे हैं देखते हैं जरा। उन्होंने कहा कि अब ये क्षार के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, जो लाल को नीला कर देगा, गंधक को विलय कर देगा, और जो जो तेल है ना, तेल में विलय हो जाते हैं, वो हमारा क्षार होगा। तो तीन लक्षण यहाँ बताए गए हैं, सिंपल, अभी स्टार्टिंग है ना, इनका बेसिक देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट नीचे से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए, आप थोड़ा सा इनको देख लेंगे, और एकदम से ज़्यादा भी इनको, ऐसा नहीं कि आप एक पेज पूरा 3 घंटा में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। मेन हमको क्या करना है, तीन कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्हिनियस का सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं। देखिए, अर्हिनियस ने क्या बताया। अर्हिनियस ने सन 1923 में अपना सिद्धांत बताया, प्रस्तुत किया है ना। अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनका सिद्धांत क्या है। एसिड और बेस के बारे में सीधा आप यहां से लिखेंगे, ये पहले सत्र को लिख देंगे, उनके अनुसार लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर, जो जल में विलय होकर, जैसे ACL यहाँ अम्ल है। अब सीधा रिएक्शन में आप आ जाइए, ठीक है। और ये आपका थ्योरी वाला पार्ट है। ऑर्गेनिक जब जाएंगे तो आपको काफी सीखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, आपको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, आप अच्छा करते रहिए। देखिए, अम्ल वे होगा, और अम्ल ओ होता है जो जल में घुल करके, है ना, आयनीकृत हो जाते हैं और H+ आयन दान कर देते हैं। देखिए यहाँ पर HCl ने क्या किया, H+ आयन को दान कर दिया, ठीक है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनीकृत होकर OH- आयन प्रदान कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl क्या है, एक अम्ल है, क्योंकि वे जल में विलय होकर के H+ आयन क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो ये हो गया, अम्ल हो गया। अब क्षार क्या होगा, जो OH- को क्या कर देते हैं, आपका दान कर देते हैं, ठीक है। OH आयन प्रदान करते हैं। तो ये तो अम्ल का एग्जाम्पल है हमारे पास, ये तीनों का तीनों, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सब लोग जानते हैं, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ वाटर के प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो OH- आयन प्रदान करता है, ठीक है, आयनीकृत होता है। आयनीकृत का मतलब सेपरेट होता है प्लस एंड माइनस चार्ज में, उनको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं उनको कहते हैं आयनीकरण, कहते हैं, मतलब आयनीकृत कहेंगे, आयन में सेपरेट होना, ठीक है। बेस नहीं कहेंगे, आयन में सेपरेट होना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम प्लस में बनते हैं और OH माइनस में। तो OH- आयन अगर कोई प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो हमारा बेस होता है। तो सीधा एक चीज है, अम्ल वे होगा, ओ होता है जो H+ आयन दान करता है, वाटर के प्रेजेंट में ओ अम्ल है। ये तीन एग्जाम्पल है, दो लिखेंगे चल जाएगा। और यहाँ क्षार वो होगा जो वाटर के प्रेजेंटेशन में, जल की उपस्थिति में OH- आयन को क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वही काम कर रहा है जो NaOH काम कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज है, H+ आयन अम्लीय गुण होता है, और OH- जो देते हैं वो क्या होता है, बेसिक गुण होता है। बस इतना आपको लिखना है, समझना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे में, ये सब हमको ज्यादा लिखने और करने की जरूरत नहीं है। देखो, हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्सिल माइनस आयन, है ना, आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, जल का निर्धारण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ये चीज हम दे सकते हैं, बता सकते हैं थोड़ा से, अगर आप करना चाहें अच्छा से उनको बता रहे हैं तो। और जब भी प्लस और माइनस जब बच्चे मिलते हैं, तो हर चीज रिएक्शन जब होती है तो उनको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ओ न्यूट्रल होते हैं, ओ रिएक्शन न्यूट्रल हो जाते हैं। और प्लस जब माइनस है, तो वहां पर प्लस का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। और देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने सॉल्ट जब एनालिसिस करना देखते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट में, तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट बनते हैं, समझ में आया आपको। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा
जैसे निकिल क्लोराइड हम बात करेंगे, है ना। तो निकिल 2+ आयन जो होता है हमारे पास वो हमारा बेस होता है, और क्लोराइड जो होगा वो एसिड होता है। सॉल्ट के बेस पर कहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, वहां पर। तो प्लस और माइनस के बनने से क्या बनते हैं, प्लस और माइनस जब ऐड होते हैं तो क्या बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं, एसिड और बेस के मिलने से। ठीक। तो चलिए उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये हमारा क्षार है और ये हमारा क्या है बच्चों, HCl एसिड है। ठीक है। और जैसे ही जब HCl को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो यहाँ पर वाटर बन रहा है, और सॉल्ट के रूप में यहाँ क्या बन रहा है, NaCl नमक बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस को अगर हम मिला देंगे तो सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। और एग्जाम्पल मिलेंगे, तो ये है हमारे पास किसका सिद्धांत है बताइए जरा, ये है आर्हीनियस का सिद्धांत। बस इतना आपको लिखना है, यहाँ तक थोड़ा सा बता देना है। बाकी ये सब चीज आपको ज्यादा नहीं करना है, कर सकते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इनके सिद्धांत में थोड़ा और नीचे देखते हैं और थोड़ा सा इनको भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये वाला जो एनर्जी का जो पार्ट है उनको थोड़ा से आप देख लेंगे, अगर आप देख पाए तो। यह ऊर्जा जितना एनर्जी यहाँ पर निकला हुआ है उनके बारे में थोड़ा से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक के अम्ल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इनको देखने के पहले अगर ये नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको 2 नंबर 3 नंबर में बताना है, और जैसे आपका सिलेबस है उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, राइट ना। हमको सिद्धांत बताना है और इधर भी तो बताना है ना, आर्हीनियस सिद्धांत की जो एप्लीकेशन है उनको बताना है। देखते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय गुणों तथा उनकी प्रबलता की व्याख्या करने के लिए अर्हीनियस ने मुख्य रूप से पदार्थ के जल में विलय होकर आयनीकरण मतलब वियोजन को ही प्रमुखता से लिया। अतः इस सिद्धांत की उपयोगिता विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज आना। ठीक है। अब ये एंथैल्पी को बता रहे हैं, क्या को बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा नीचे में। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर डेल्टा का मतलब परिवर्तन हुआ है एनर्जी में, और यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर एसिड के लिए जो स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक को के से दर्शाएंगे। ठीक है। तो वाटर यहाँ पर टूट गया, क्या में टूट गया, ये देखिए जरा, यहाँ पर है H2O। ठीक। अगर कोई यहाँ पर डिजॉल्व है कोई भी जो पार्ट है एसिड का, तो अगर वहां से अगर एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाए तो ये हो जाएगा H3O हो जाएगा, राइट ना। और यहाँ पर जो एसिड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अलग हो जाएगा। ठीक है। और वैसे यहाँ पर और देख सकते हैं, ये देखिए ये एसिड का पार्ट है और ये क्या का पार्ट है हमारे पास, बेस का पार्ट है। ये कोई हम कंपाउंड मान लेते हैं, ए बी कोई भी, तो एक प्लस और एक क्या होगा हमारे पास माइनस, उसको बता रहे हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये ऊपर को आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ। और ये दूसरा तीसरा इनके गुण को हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा नहीं करना है, दो दो चार चार लाइन आपको थोड़ा सा लिख देना है एप्लीकेशन पार्ट को, इतना हमको डिटेल नहीं करना है ना। अब इनकी सीमाएं क्या है देखते हैं। ये सीमाएं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनका कमी आएगा तो अगला जो हमारे पास क्या होगा, सिद्धांत होगा वो आएगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उनमें कुछ कमी आएगा तो उनको पूरा करने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। तो आर्हीनियस ने अम्ल तथा क्षार की व्याख्या करने के लिए विलायक के रूप में जल का ही उपयोग किया, और स्वतः H+ आयन तथा OH- आयन के उदासीनीकरण से बना हुआ है। मतलब इन्होंने वाटर को ही क्यों लिया, इनका पहला कमी रहा। दूसरा देखते हैं, निर्जलीकरण विलायकों में भी कोई पदार्थ अम्ल तथा क्षार जैसे व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह H+ आयन और OH- आयन नहीं देगा, ऐसा क्यों कहा, यह दूसरा कमी रहा। तीसरा है, निर्जलीकरण विलायक में अम्ल क्षार की आपस में क्रिया किस तरह से उदासीनीकरण कहलाएगी, यह इस सिद्धांत को नहीं समझा पाया। यह आपका तीसरा। तो दो तीन आप तीन कमी थोड़ा थोड़ा करके आप देख लेंगे। ठीक है। बीच के जो पार्ट है उनको आपको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, ये सब चीज को रटने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं, अब आ जाते हैं ब्राफ्टेड लॉरी के सिद्धांत। अब ब्राफ्टेड लॉरी के बेस पर एसिड और बेस क्या होते हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं ब्राफ्टेड लॉरी क्या कहते हैं। सबसे पहले ये सन को बताना जरूरी है। 1923 में ब्राफ्टेड लॉरी ने अम्ल क्षार सिद्धांत दिया। इसके अनुसार से अम्ल वे होते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन होते हैं।
जो H+ आयन प्रोटॉन देते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? इसके अनुसार हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो प्रोटॉन मतलब H+ आयन दान करने की क्षमता रखते हैं वो हमारा एसिड होगा। और बेस कौन होगा? जो H+ आयन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक, इतना हमको लिखना पड़ेगा। और इस प्रकार के यह प्रोटॉन दाता तथा प्रोटॉन ग्राही के बेस में रिलेशनशिप के बेस पर प्रोटॉन दाता अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाएगा। जो H+ आयन हमारे पास देगा वो एसिड होगा, और जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा? हमारा बेस होगा। सिर्फ यही बात उन्होंने कहा। अब देखते हैं कि इनके अलग अलग टाइप से बनाए गए हैं उदासीन अणु के बेस पर। आवश्यक नहीं कि पदार्थ उदासीन ही हो, वह धन आयन या ऋण आयन के रूप में भी हो सकता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ उदासीन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। उदासीन अणु में यहाँ हमारा मतलब ऐसा अणु जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश ना हो, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। HCl अम्ल है क्योंकि वह H+ आयन देता है, अर्थात प्रोटॉन दाता होता है। अमोनिया क्षार होता है क्योंकि वह H+ आयन क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पर और देखते हैं, उदासीन अणु के रूप में अम्लों के अन्य उदाहरण, ये सब उदासीन हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, H हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, धन आयन के रूप में कौन कौन काम करते हैं। यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम है, 3+ आयन है, यहाँ 6 टाइम H2O है। थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक, अलग अलग एग्जाम्पल है, इतना सारा आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, एक दो आपको दे करके निकल लेना है। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का, 3 नंबर 4 नंबर का सवाल रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है 2 सिद्धांत को एक साथ मिला के दे दें, तो ये सब आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा इसी के अंदर में अगला है, संयुग्मी अम्ल तथा क्षार सिद्धांत क्या होते हैं, इनको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी तक हमने 2 टॉपिक को देखा कि यहाँ पर एसिड और बेस का जो टॉपिक है, एक तो ब्राफ्टेड लॉरी का सिद्धांत क्या है और अर्हिनियस का सिद्धांत क्या है, इसको हमने देखा। चलिए एक टॉपिक मैं और ले लेता हूँ साथ में, ये तीनों टॉपिक इसके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास लुईस का सिद्धांत, उनको मैं आपको बता देता हूँ, और फिर बाकी जो साइड में है जो मेन है उनको मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कि लुईस का सिद्धांत क्या कहता है। ये तो लक्स फ्लड जो धारणा है, इनको साइड में लेके चलना है। ठीक है, मैं आपको लुईस का सिद्धांत बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ, ये देखिए लुईस का जो धारणा होता है वो क्या होता है, देखते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अच्छा है, देखिए इतना सारा कथा कहानी आपको नहीं करना है, जो काम की चीज है उनको हमको पढ़ना है। ये कथा कहानी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार इसको पढ़ना है। मैं मेन कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अम्ल क्या होगा? जो लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो हमारा अम्ल होगा। और क्षार क्या होगा? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करेगा, देगा, है ना। तो लोन पेयर के आदान प्रदान मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। क्षार वो होगा, इतना ही बातें आपको याद रखना है। क्षार वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो एकांकी इलेक्ट्रॉन जो देता है किसी पड़ोसी को, वो हमारा क्षार होगा। लेकिन एसिड वो होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये होता है हमारे पास एसिड होता है। तो यही इनका सिद्धांत है कि ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब हमारे पास क्षार है। क्यों क्षार है? लोन पेयर दे रहा है। अम्ल क्यों है? लोन पेयर ले रहा है। हाँ, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इनको पढ़ें, तो आप इनको बिल्कुल पढ़ें, जितना मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट में वही सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखते हैं थोड़ा से, अम्ल क्षार की लुईस धारणा यौगिक से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता तथा ग्राही से संबंधित है। ब्राफ्टेड लॉरी की धारणा में यह कहा गया है कि प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं, है ना। प्रश्न यह है कि कोई भी यौगिक प्रोटॉन ग्राही क्यों होगा? सही बात है, तभी जब उसके पास एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म हो जो प्रोटॉन को जोड़ करके या कैप्चर करके रख सके। दूसरे शब्दों में, यदि किसी यौगिक के पास एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है जो किसी प्रकार से
कोई संबंध नहीं रखता है ना। तो वह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में क्या करते हैं, क्षार का व्यवहार करते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमको इतना सारा नहीं लिखना है, आपको सीधा यहाँ बताना है कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ देखेंगे सभी ब्राफ्टेड लॉरी लुईस क्षारक भी है, क्योंकि चाहे वह उदासीन हो या ऋणायन हो, पाफ देने के लिए उनके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोन पेयर देगा वो क्षार है, जो लोन पेयर लेगा वो क्या है, आपका एसिड होगा। बस इतना ही आपको नॉलेज में रहना चाहिए, ब्राफ्टेड लॉरी फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इतना डीपली मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप इन सब के बारे में पढ़े हैं, आप 11वीं 12वीं में इसके बारे में बिल्कुल आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग अम्ल और क्षार है उनको समझे। इतना अगर आप कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके दिमाग में आइडिया आराम से आ जाएगा। उनको पढ़ते जाएंगे तो सब बच्चे के दिमाग में आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के वीडियो में हमने देखा कि अर्हीनियफ का सिद्धांत क्या है, ब्राफ्टेड लारी का सिद्धांत क्या है ना, और लुईस का जो सिद्धांत है वो क्या है, तीनों को हमने देखा। और इनको आप बार बार देखिए, समझिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद जो अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 50 मिनट 40 मिनट का एक दो वीडियो है, सिलेबस है जिनको हम 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते। सिलेबस है तो देखना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। अब जो क्लास चलेगा ये 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो में हम आपको कंप्लीट करते जाएंगे। और ये पहला क्लास है केमिस्ट्री का। बॉटनी जूलॉजी का क्लास हम आपको बाद में देंगे, ठीक है। तो पहले हम केमिस्ट्री को कम से कम 3 4 जो यूनिट है उनको कवर कर देंगे, उसके बाद बॉटनी जूलॉजी क्या है कैसा है मैं उनके बारे में डिटेल करूंगा। और अगर आप मेरे से उस सब्जेक्ट में संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं दूसरे और टीचर हैं हमारे पास, उनसे मैं ज़रूर उनको कवर कराने की कोशिश मैं कराऊंगा, ठीक है। नहीं तो मुझसे तो हो जाएगा वो चीज़, देखते हैं क्या होगा, है ना। तो कवर तो हो जाएगा, अगर आपका डिमांड रहेगा बॉटनी जूलॉजी का वीडियो अपलोड कर दें सर, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के वीडियो आप देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। बहुत सारा वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको शेयर करिएगा। फ्रेंड चैनल में नया है तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से डेली का जो वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।